जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब की बार एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। और अगर आपको याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जिसको याद नहीं होगा उसको याद हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आपको जितना सही करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगेगा उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका ऑप्शन है कि 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका सही उत्तर है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई, इलाहाबाद में। जगह का अगर नाम भी पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं इलाहाबाद में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पिछले ईयर में पूछा गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1923 में। नेक्स्ट देखते हैं कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका ऑप्शन है कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की हत्या हो गई थी और हजारों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के समय यह भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में पहली बार दशकीय वृद्धि की शुरुआत हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावना है, तो इसलिए इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन है कि पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम देखेंगे तो 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, वह इसके अध्यक्ष थे। लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके यह अध्यक्ष थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है गांधी जी की पुस्तक का नाम है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेडी विथ द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि जॉन ऑफ आर्क, हेलेन केलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो इसका ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। एहोल प्रशस्ति के जो रचयिता था रवि कृति, वह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। और एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के हुए बीच युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और इनके बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ वो नर्मदा नदी को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। यह चाइना के उत्तर साइड में पड़ता है मंगोलिया।
और वहाँ पर गोबी मरुस्थल स्थित है। इसका कुछ भाग चाइना में भी स्थित है, जबकि भारत में जो मरुस्थल स्थित है उसका नाम है थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कि पनामा जल संधि, स्वेज जल संधि, डोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो इसका सही उत्तर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। अगला देखते हैं कि तराइन के युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ये SSC 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है हीलियम। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा सबसे ज़्यादा मात्रा में हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो इसको भी आप याद कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घूर्णन। पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है, और घूर्णन के कारण ही दिन और रात का होना होता है। जबकि परिभ्रमण जो होता है, पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगाती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, और सूर्य के चक्कर लगाती है यह 365 दिन में, और इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा ग्रह है? तो इसका ऑप्शन है कि शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो इसका सही उत्तर है मंगल। लाल ग्रह जैसा दिखने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। एक बार बार पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटा जो है उपग्रह कौन सा है? तो है डिमोस। मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस, जो कि सभी उपग्रहों में सबसे छोटा है। जबकि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह बृहस्पति का ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड बृहस्पति का है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, और इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट देखते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका ऑप्शन है कि 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 दिसंबर, 3 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जबकि सूर्य से सबसे दूर जो होती है वह तिथि है 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे दूर और 3 जनवरी को सबसे निकट पृथ्वी होती है सूर्य के। जब निकट होती है तो उस घटना को उपसौर कहते हैं, और जब दूर होती है उस घटना को अपसौर कहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी पॉइंट।
चलिए आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इसका सही उत्तर है भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार भी पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से निकाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो इसका ऑप्शन है कि अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 25। ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में है। तो ये सभी मूल अधिकार ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका ऑप्शन है कि छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। तो इसका सही उत्तर है उदर। प्रोटीन का पाचन जो है उदर से प्रारंभ होता है। प्रश्न है कि लैंगरहंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, ये कहाँ स्थित होती है। तो इसका ऑप्शन है कि तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, यकृत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में। लैंगरहंस की जो दीपिकाएं होती हैं वह अग्नाशय में स्थित होती है, और इंसुलिन का जो स्राव होता है लैंगरहंस के दीपिका के बीटा सेल से इसका स्राव होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि किस कोशिका से, तो यह बीटा कोशिका से यानी बीटा सेल से स्रावित होती है इंसुलिन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन है कि एस्ट्रोजन, एंड्रोजेन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर है एंड्रोजेन। एंड्रोजेन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एंड्रोजेन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन एक पुलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। एंड्रोजन क्या है, तो महिला का स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मैनिया, यूग्लिना। तो इसका सही उत्तर है यूग्लिना। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, और इसे जंतु और पौधों के बीच योजक कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को योजक कड़ी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जंतु और पौधों के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना, और इसे एक नाम हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खिलाड़ियों के उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सीके नायडू पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म श्री सम्मान। तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में अभी ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। अगला देखते हैं
कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि इके बोता, इके बाना, इके फासा, बोनसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इके बाना। पुष्पों को क्रम में से लगाने की जो जापानी कला है उसे इके बाना कहा जाता है। अगला देखते हैं कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि 5 साल हो गया तो इसको पूछने की चांस ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। माथेरेन नामक हिल जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि दून, मर्ग, चूस, बुग्याल या प्यार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुग्याल या प्यार। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उसको बुग्याल या प्याल कहा जाता है। हिमालय के बारे में हम देखेंगे तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला भाग है इसे हम बृहद हिमालय कहते हैं, दूसरे वाले भाग को मध्य हिमालय कहते हैं, तीसरे वाले भाग को बाह्य हिमालय कहते हैं। तो बृहद हिमालय से ऊपर में एक जो ट्रांस हिमालय इसको बोलते हैं, तो इनके बीच में जो लाइन है उसको सच्चर जोन कहते हैं और बृहद और मध्य हिमालय के बीच में जो लाइन है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं और मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में जो लाइन है उसे मेन सीमांत गैप कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका ऑप्शन है कि 1909, 1919, 1935, 1947। तो इसका सही उत्तर है 1935। किस अधिनियम पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना जो है हमारे देश के संविधान में कनाडा से लिया गया है। हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। 1909 के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1919 के अधिनियम को। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट आंदोलन से। तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था और इस समझौता को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का समझौता कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था और असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। रॉलेट आंदोलन 1919 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप ज़रूर याद कर लें, यह एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका ऑप्शन है कि 1940 में, 1941, 1946, 1942। तो इसका सही उत्तर है 1942। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और ये आंदोलन था जो बिना किसी नेतृत्व के था,
कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका सही उत्तर होगा कि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी और इसका जो प्रस्ताव था कांग्रेस ने 1942 में ही पारित किया था और इसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा और इसी आंदोलन में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। तो इसका ऑप्शन है कि अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है अमृतसर। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था और यह अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये भी बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जबकि गोली चलाने के आदेश ओ डायर ने दिया था। ओ डायर ने दिया था। गोली चलाने का आदेश जो है लेफ्टिनेंट ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है। तो इसका ऑप्शन है कि ए बी, ओ, बी, ए। तो इसका सही उत्तर है ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है ए बी को कहा जाता है। ए बी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है, जबकि यह केवल ए बी को ही दे सकता है। लेने को सबसे ले सकता है, लेकिन देने को यह ए बी को देगा। जबकि ओ जो है सभी को ब्लड यानी ए ग्रुप वाले को भी दे सकता है, बी ग्रुप वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है, लेकिन यह लेना रहेगा तो केवल ओ से लेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वग्राही कौन सा रुधिर है, तो ए बी। जबकि सर्वदाता ओ है। सर्वदाता रक्त समूह किसे बोलते हैं, तो उसको ओ को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है कि गार्डविन आस्टीन, कामेट, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डविन आस्टीन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है और यह काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है केटू, और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कामेट जो है यह नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी याद कर लीजिए कि कामेट नेपाल में स्थित है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है और नंदा देवी यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। और गार्डविन आस्टीन जो है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, यह काराकोरम श्रेणी का पर्वत है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पर्वत है और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है नंदा देवी, नामचा बरुआ, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा बरुआ। नामचा बरुआ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह सबसे पूरब में स्थित पर्वत है हिमालय का। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि धौलागिरी जो है नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है और नंदा देवी आपको बता दिए कि यह
उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि K2, कृष्णागिरी, सागर माथा, राकापोसी। तो इसका सही उत्तर है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी गिरी था और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह K2 है, जिसे गाडविन आस्टीन कहा जाता है। राकापोसी यह लद्दाख पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है राकापोसी। आगे देखते हैं कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि अग्नाशय, ओवटू, पीयूष, प्लीहा। तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदी के बीच जो है हिमालय का भाग स्थित है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। हम देखिए बताते हैं कि सिडनी बुराड ने बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा था। जो सबसे पहला भाग था उसे पंजाब हिमालय कहते हैं और यह सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित है, जबकि सतलज एवं काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय स्थित है। तो इसको आप याद कर लीजिए। और इसका जो विभाजन किया था वह किया था सिडनी बुराड ने। नेक्स्ट देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत का नहीं बल्कि विश्व में सबसे लंबा बांध है और यह जिस नदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध उस नदी का नाम है महानदी। नेक्स्ट देखते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि कावेरी, सेलेरू, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा नदी की किनारे एक आंध्र प्रदेश का बड़ा शहर स्थित है, उसका नाम है विजयवाड़ा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो विजयवाड़ा और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर ही स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है हीराकुंड, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है और यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है और इसी पर दोनों नदियों के जो संगम है वहीं पर इस बांध को बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। भाखड़ा नदी
सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है, जबकि हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दामोदर, बराकर, हुगली, महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह संविधान के आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 3। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका ऑप्शन है कि नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और यह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। जबकि धौलागिरी नेपाल में स्थित है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया। तो इसका ऑप्शन है कि गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही उत्तर है चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। और चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्योंकि इस घटना से चौरी चौरा नामक एक थाने में जनता के द्वारा आग लगा दिया गया था, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, यानी जल गए थे उसी में। आगे देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन है कि लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर में असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शरीर में असंतुलित विकास। पीयूष ग्रंथि से यदि हार्मोन का स्राव अधिक होने लगे तो शरीर में असंतुलित विकास होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन है कि बम्बई में, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, वह लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।